नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में, जहां पर आपको NCERT सोशल साइंस कक्षा 6 to 12 को कंप्लीट कराया जाएंगे और साथ में ही इन सभी की तैयारी के साथ आपको झारखंड टेट, सी टेट, टीजीटी और पीजीडी की भी तैयारी साथ में कराई जाएगी। और अभी तक हमने अपने क्लास 6 to 8 के सोशल साइंस के कंप्लीट नोट्स तैयार मैंने कर लिया है और उसे पढ़ाया भी है। और अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। तो देखिए, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो अध्याय 9 है। यहाँ पर इसके फर्स्ट पार्ट को मैंने पढ़ा दिया है, जिसका नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो कह सकते हैं सीरीज़ चल रही है, उसमें हम झारखंड टेट और टीजीटी, पीजीटी, सीटेट इन सभी के लिए खास तरह से जो महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु है, नोट्स है, उसे हम लेकर चल रहे हैं ताकि आपको इसकी तैयारी हो सके। और हर चैप्टर को मैंने 2 भागों में, 3 भागों में बांटा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और कंप्लीट जानकारी, महत्वपूर्ण जो बिंदु है उसे कंप्लीट कराया जा सके। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने इस चैप्टर के सेकंड पार्ट की तरफ। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से रिवाइज कर ले। हमने जाना था अपने फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट पार्ट में, काला सोना, काली मिर्च को कहा जाता है। मुवेंदार का मतलब होता है चोल, चेर और पांडे। ये 3 मुखिया रहते हैं, तमिल शब्द है। चोलों का पतन कावेरीपट्टनम रहता है और पांडे की राजधानी मदुरै। फिर हमने सातवाहन के बारे में जाना और इसके जो प्रमुख राजा रहते हैं वो गौतमी पुत्र सातकर्णी रहते हैं और सातवाहनों को दक्षिणापथ के स्वामी कहा जाता है। फिर हमने रेशम मार्ग के बारे में जाना, सिल्क रूट के बारे में जाना और हमने कुषाणों के बारे में जाना। सिल्क रूट पर इनका नियंत्रण रहता है। पेशावर और मथुरा इनकी 2 शक्तिशाली कर सकते हैं राजधानी या फिर केंद्र रहते हैं। और सबसे पहले सोने के सिक्के जारी इन्होंने ही किया था, शुद्ध सोने के सिक्के। फिर हमने कनिष्क के बारे में जाना, जो कि कुषाणों के सबसे प्रमुख, सबसे कर सकते हैं प्रसिद्ध शासक रहते हैं और इन्हीं के काल में अश्वघोष भी रहता है। और महायान का जो विकास है, जो बौद्ध धर्म का जो महायान शाखा है, उसका विकास इन्हीं के कार्यकाल में होता है। फिर हमने बौद्ध धर्म का विकास जाना कि श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, इन सभी स्थानों पर बौद्ध धर्म का विकास होता है। और हमने जाना फाहियान के बारे में और वह आता है भारत में 1600 साल पहले और यह चीन से आता है। चीनी यात्री यह रहता है और उन्होंने काफ़ी सारी जानकारी यहाँ से इकट्ठा की और जाते समय यह अपनी जो यात्रा है बंगाल से इसने शुरू किया। इसका जो जहाज़ है 2 दिन के बाद ही समुद्री तूफान में फंस जाता है और फिर यह 13 दिन के बाद आंधी रुकती है। 90 दिन के बाद यह जावा पहुँचता है। इस तरह से घूमते फिरते यह अपने देश चीन को पहुंच जाता है। तो इतनी सारी जानकारी हमने अपने फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट वीडियो में जान लिया था। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो फर्स्ट पॉइंट है, मुख्य बिंदु है, वो है हेनशांग के बारे में और यह भी चीनी यात्री ही रहता है और यह आता है 1400 साल पहले। तो देखिए, सबसे पहले आप रखे फाहियान को, फिर हेनशांग को, फिर इसके बाद आता है इतिशिंग सबसे लास्ट में। तो जो हेनशांग है वो 1400 साल पहले भारत आता है और फाहियान 1600 साल पहले। तो जो हेनशांग है वह 50 साल बाद, इसके 50 साल बाद इतिशिंग आता है और जो वेनशांग है वो भूमार्ग से चीन वापस लौटता है, भूमार्ग से। और आप जानते हैं कि फाहियान है वो नौका से, जहाज से अपने देश चीन को वापस जाता है, लेकिन हेनशांग भूमार्ग से जाता है। देखिए, हेनशांग जो रहता है वो सोने, चांदी, चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की प्रतिमाएं जो है, मूर्तियाँ, उसे वह अपने देश को ले जाता है और साथ में ही 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियाँ को वह एकत्र उसने किया था। और वह इतने सारे जो उसकी जो सामान रहते हैं, इतने सारे जो भारत की जो वस्तुएं रहती है, वह अपने 20 घोड़ों पर लाद कर ले जाता है और 50 पांडुलिपि
इन सभी को सिंधु नदी पार करते समय वह खो देता है। तो 20 घोड़ों पर लाद कर तो वो ले जाता है, लेकिन नदी पार करने में उसे कठिनाई होती है। तो क्या होता है कि 50 जो पांडुलिपि है वो सिंधु नदी में खो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है नालंदा। नालंदा के बारे में आप काफ़ी कुछ जानते हैं, लेकिन मैं इसके बारे में वही आपको जानकारी दूंगी जो कि एनसीईआरटी हिस्ट्री के कक्षा 6 में जानकारी दी गई है। इसके अलावा तो आपको बहुत सारी जानकारी कहीं से भी मिल जाएगी, लेकिन हम एनसीईआरटी को आगे रख कर पढ़ रहे हैं। तो इसमें दिया गया है कि यहाँ के जो शिक्षक रहते हैं काफ़ी योग्य रहते हैं और बुद्धि में सबसे आगे भी रहते हैं, और मठ के नियम जो रहते हैं वो काफ़ी सख्त रहते हैं, काफ़ी कड़े नियम रहते हैं। द्वारपालकों के द्वारा जो नव आगंतुक रहते हैं उनसे कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं, और परीक्षा में पास होने पर ही इन्हें प्रवेश दिया जाता था। मतलब जो स्टूडेंट रहते थे उनका जो टेस्ट होता था द्वारपालकों के द्वारा ही होता था, और परीक्षा में पास करने पर ही इनका एडमिशन होता था। अब देखिए, परीक्षा का जो प्रश्न होता था वो इतना कठिन होता था कि 10 में से केवल 7 या 8, आप इसे ऐसे बताया गया है कि 10 में से केवल 7 और 8 सही नहीं दे पाते थे। मतलब 2 या फिर 3, 10 में से 2 या 3 ही स्टूडेंट जो रहते थे वो सही प्रश्नों के उत्तर दे पाते थे। तो प्रश्न इतने कठिन रहते थे। अब आप सोच सकते हैं कि जो द्वारपालक है वो इतने विद्वान जब रहते हैं तो यहाँ के जो शिक्षक होंगे वो कितने योग्य होंगे। नेक्स्ट है एरन। एरन अभिलेख आपने सुना होगा, और इस पर वराह के रूप में विष्णु को दर्शाया गया है, और यह एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। और पुराण के अनुसार जल में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह का रूप लिया था। और ये जो अभिलेख है यह भानुगुप्त का है। गुप्त वंश आपने पढ़ा होगा, तो भानुगुप्त है एरन का अभिलेख, और इसमें विष्णु को वराह के रूप में दर्शाया गया है। देखिए नेक्स्ट है भक्ति। तो देखिए भक्ति जो है वो भज शब्द से बना है, और इसका अर्थ होता है विभाजित करना। नेक्स्ट है अन्यथा है ईसाई धर्म। चलिए हम ईसाई धर्म के बारे में भी जान जाते हैं, जो कि एनसीईआरटी कक्षा 6 में हमें बताया गया है। तो ये जो धर्म है वो 200 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय होता है। 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय होता है, और ईसा मसीह का जो जन्म होता है वो बेथलमेह में होता है। रोमन साम्राज्य का यह हिस्सा रहता है बेथलमेह, और ये जो धर्म है वो पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में फैल गया। तो देखिए इस तरह से जो अध्याय हमारा 9 है, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, उसका आज का हमारा सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट होता है, और इसमें भी हमने अपने 10 प्रश्नों को तैयार किया जो कि मुख्य बिंदु है एनसीईआरटी चैप्टर 9 का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय 10 को पढ़ेंगे। तब तक आप देखते रहे आपका अपना यूट्यूब चैनल, साथ में ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।